हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं मुगल वंश। मुगलों का भारत में किस तरह से उदय हुई। 1526 से 1707 ईस्वी के काल को मुगल के उदय का काल माना जाता है एवं 1707 से 1887 ईस्वी के काल को मुगलों के पतन का कारण माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मुगलों का उदय और मुगलों का पतन दोनों देखेंगे। लेकिन मुगलों का उदय को मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है और मुगलों का जो पतन है उसे मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के काल में पढ़ा जाता है। तो चलिए इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुगलों का उदय, जिसमें 6 शासक की अहम भूमिका रही, जिसमें बाबर का पहला मुगलों का उदय का कारण माना जाता है। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन रहता है। इसके बाद बाबर की बेटा सत्ता को संभालता है हुमायूं, और इसके बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर का शासन रहता है। इस तरह से भारत के सत्ता पर शासन करता है मुगलों का, और मुगलों का ये उदय काल माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मुगलों का उदय और भारत के इतिहास में क्या क्या उलटफेर किया है। तो 1526 से 1707 ईस्वी के काल को हम लोग पढ़ेंगे, मुगलों का उदय काल का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुगल काल को ही दूसरा स्वर्ण काल बोला जाता है, और तो पहला स्वर्ण काल बोला जाता था गुप्ता काल को। बात करें मुगल वंश की संस्थापना की, तो मुगल वंश का संस्थापक या फाउंडर माना जाता है बाबर, और बाबर का पूरा नाम है जहरुद्दीन महमूद बाबर, और इसका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 फरगना तुर्क में, और ये अभी प्रेजेंट में है उज्बेकिस्तान में। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और उमर शेख मिर्ज़ा वही हैं जो तैमूर वंश का शासक है। और तैमूर से आप भली भांति परिचित होंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक वंश का शासक था। और उस समय तैमूर भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से तुगलक वंश को ख़त्म करता है, और तुगलक वंश को ख़त्म करने का कारण ही तैमूर रहता है। तो चलिए यहाँ जानते हैं तैमूर के वंश का था बाबर, और 5वां वंश आता था तैमूर से, और तैमूर समरकंद का शासक था। आपको याद रखना है, मदर उसकी माता थी बाबर की, वो थी कुतुब निगार बेगम, और ये चंगेज खां की वंशज थी। और चंगेज खां के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। जब इल्तुतमिश भारत की सत्ता को संभाल रहा था, दिल्ली की सत्ता पर था, उस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और उसी समय चंगेज खां भारत आया था। लेकिन इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ से अपनी सत्ता को बचाने में सफल रहा, और चंगेज खां अपने वाह का बदला लेकर चला गया था, और सिंध से ही वो वापस चला गया। चलिए जानते हैं 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है बाबर, और 11 साल की अवस्था में ही बाबर है जो फरगना का शासक बनता है। इतने कम उम्र में शासक बनने के कारण आसपास के शासकों को एक मौका मिल जाता है, और सभी शासक मिलकर इसे भगाने की सोचते हैं, और फरगना इस पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके कारण इसे फरगना से वापस जाना पड़ता है, फरगना से भागना पड़ता है। ये अपनी सेनाओं के साथ फरगना से भागता है, और भागकर आता है समरकंद, और समरकंद में अपने ही रिश्तेदार यानी कि तैमूर समरकंद का शासक था, और यहीं पर वो आक्रमण करता है 1494 से 1502 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है समरकंद में। और समरकंद कहाँ है? तुर्की में है। और समरकंद की बात की जाए तो समरकंद में 8 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद सैवानी खां द्वारा लड़ा जाता है समरफुल का युद्ध, जिसमें सैवानी खां जीतता है और बाबर को हार मिलती है। 1502 ईस्वी में सरफुल का युद्ध होता है, जिसमें सैवानी खां की जीत होती है और बाबर की हार होती है, और इससे बाबर को दोबारा समरकंद को छोड़ना पड़ता है, और ये अब अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान करता है, और अफगानिस्तान की ओर चलता है अपनी पूरी सेनाओं के साथ। और सेनाओं के साथ जब ये चलने लगता है तो अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में 1504 ईस्वी में इसे विजय मिलता है, और 1504 से 1507 ईस्वी तक वहाँ
शासन कर रहा होता है और 1507 ईस्वी में ये अपने आप को पादशाह और बादशाह की उपाधि दे देता है। और बादशाह का मतलब इसे लगने लगता है कि एक अस्थिर शासक हो गया है। अब इसका काबुल में एक अच्छी पकड़ बन गई है, जिसके कारण ये बादशाह और पादशाह का उपाधि अपने आप को धारण करवाता है। अब जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा से होकर इसका नाम हो गया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह की उपाधि ये धारण करता है। तो इस तरह से अपने टाइटल को चेंज करता है। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में टाइटल था सुल्तान की, और ये सुल्तान का टाइटल इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफाओं से मिला था, और बगदाद के खलीफाओं से बार बार ये टाइटल शासक को न मिले, इसके लिए इल्तुतमिश कंपलसरी कर दिया था अपने सारे लोरल को कि जो भी शासक बनेगा वो दिल्ली सत्ता पर वो सुल्तान का पद उसे मिल जाएगा। इसी तरह से मुग़ल डायनेस्टिक में टाइटल देता है बादशाह का बाबर, और जो भी बाबर के बाद इस सत्ता पर बैठता है वो बादशाह का बादशाह बन जाता है, यानी कि बादशाह का टाइटल यानी कि उपाधि उसे मिल जाता है। तो बाबर का फर्स्ट अटैक होता है इंडिया में, भारत पर पहला आक्रमण अपनी सेनाओं के साथ करता है, और इसका कारण भी रहता है क्योंकि काबुल और कंधार में ये 1502 से 1507 ईस्वी तक अच्छी तरह से जीवन बिता रहा था और अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा था, और साथ ही साथ हथियार और गोला बारूद को एकत्रित कर रहा था। और इसके कारण इसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और इन्हीं आर्थिक संकट के कारण ये सोचा भारत की ओर प्रस्थान किया जाए और यहाँ से लूटपाट कर अपने आर्थिक क्षमता को मजबूत किया जाए। इसी उद्देश्य से बाबर आता है भारत में और पहला अटैक करता है 1519 ईस्वी में, और 1519 ईस्वी में बाजौर का किला को, जो भेरागढ़ का किला है, उस पर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में ही बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि पहला आक्रमण में ही इसने तोप और गोला बारूद का उपयोग किया, जिसके कारण बाजौर को किला को जीतता है। और इसके बाद ये भारत पर 3 बार अटैक करता है, भारत के सिंध और कश्मीर पर 3 बार अटैक करता है 1520 से 1521 ईस्वी में। और यही हाल देखकर लोधी डायनेस्टिक यानी कि लोधी वंशों का आँख खुलता है, और लोधी वंश में पंजाब में शासन कर रहा था दौलत खां लोधी, वहीं दिल्ली में आलम खां लोधी और आगरे में इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी इब्राहिम लोधी से अच्छी तरह से प्रभावित नहीं था और नाखुश था इब्राहिम लोधी से। यही कारण था कि दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी दोनों ने मिलकर बाबर को आमंत्रण किया कि सिंध से पानीपत आइए और पानीपत में आकर युद्ध लड़िए। बाबर इसके आमंत्रण पर अमल करता है, और बाबर शुरू से ही अपने हथियारों पर काम कर रहा था, अच्छे नए नए गोला बारूद और हथियारों को ला चुका था भारत में। तो बाबर थोड़ा सा सोचता है, लेकिन इब्राहिम लोधी से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। और यहीं साथ में साथ मेवाड़ का राजा राणा सागा भी निमंत्रण देता है बाबर को कि आप आइए और आकर इब्राहिम लोधी से लड़िए। और इसका कारण होता है राणा सागा या दौलत खां लोधी या आलम खां लोधी बाबर को इसलिए बुलाता है कि ये सभी जानते थे कि तैमूर जिस तरह से भारत में आया था इसी तरह से बाबर आएगा, और बाबर आकर सारी इब्राहिम लोधी की सत्ता को नष्ट करेगा और दोबारा चला जाएगा। जिस तरह से तैमूर आया था और तैमूर अपने बेटा को सत्ता दिया था शाहरुख खां को, और शाहरुख खां ने खिलजी खां को पूरा सत्ता संभाल कर दे दिया था और भारत से चला गया था। वहीं सोच रहा था ये तीनों शासक, जिसके कारण बाबर को आमंत्रित करता है, लेकिन उल्टा होता है परिणाम। बाबर तो आता है भारत में, लेकिन जाने के लिए नहीं, उसका पैर यहाँ जमाने के लिए। तो बाबर को जैसे ही बुलाता है बाबर भी विचार करता है, और बाबर अपने 12,000 केवल 12,000 सैनिक था, और इधर इब्राहिम लोधी का 1 लाख सैनिक था, और यही विचार करता है कि 12,000 सैनिक 1 लाख सैनिक से किस तरह से लड़ सकता है। और बाबर जानता था कि इब्राहिम लोधी से लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हार मानने वाले में से भी बाबर नहीं था। बाबर अपने 12,000 सैनिकों के साथ पानीपत के युद्ध में आता है, और एक सूझबूझ अच्छी सूझबूझ के साथ आता है और एक टेक्निक के साथ आता है। बाबर सोचता है कि क्यों ना तुगलकमा
युद्ध नीति को अपनाया जाए। और तुगलमा युद्ध नीति क्या है, चलिए जानते हैं। इस युद्ध नीति के का क्या है कि दोनों तरफ से रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाए और जो भी है दुश्मन को कम जगह देकर अटैक किया जाए। तो इधर था यमुना नदी, इधर बाबर ने खाई खुदवा दिया पानीपत के जनताओं से मिलकर, और खाई खुदाने के कारण और यहाँ पर अपने सैनिकों को रखा, यहाँ पर गोला बारूद को रखा। और जब आया इब्राहिम लोदी की सेना तो बहुत सारी सेनाओं को ये समझ नहीं आया कि कहाँ खाई है, और खाई में बहुत सारे सेना गिरे और तोप नए नए तोप लाया था जो इब्राहिम लोदी की सेनाओं में एकदम नया था, और सारे सेना चकित हो गए जब इन तोपों को आवाज़ सुनी, और वहाँ की हाथियों में भी हलचल मच गई, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना है जो सेना को ही हाथियों ने कुचलना प्रारंभ कर दिया, और इधर खाई में भी गिर रही थी सेना। और बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन ये शाम को ही प्रथम युद्ध शुरू कर देता है। पानीपत का 21 अप्रैल की संध्या से ही बिना बताए बाबर आक्रमण कर देता है, जिसका कारण होता है कि इब्राहिम लोदी की सेनाओं का मनोबल गिरता है। और बाबर का कहना था कि उसके तोपची ने एक अहम भूमिका निभाई थी, और उसके जो तोपची थे, 2 तोपची को लाया था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये 2 तोपची थे, जिसके कारण बाबर श्रेय देता है पानीपत के युद्ध में एक अच्छी विजय का। और इसके बाद बाबर ने उस्मान विधि का उपयोग किया, और उस्मान विधि में होता है कि 2 गाड़ियों के मध्य में एक तोप को सजाया जाए, जिसे अपनाया था बाबर ने। और पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर जीता था केवल 12,000 सैनिकों से 1,00,000 सैनिकों को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इस युद्ध को जीतता है, और इसके बाद जिसका जश्न पूरे काबुल में मनाया जाता है भारत के साथ साथ। और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है, राजकोष पर हुमायूं को कब्जा करने के लिए बिठाया जाता है। इसके बाद बाबर युद्ध की सफलता की खुशी में जश्न मनाता है, और खुशी में काबुली बाग बनाता है, और काबुली बाग बनाता है अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए काबुली बाग बनाता है। और इसकी पत्नी का नाम मुस्मत काबुली बेगम, और इसी के नाम पर बनाता है काबुली बाग, और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है अपने पत्नी के नाम पर ही एक करवाता है। बाबर को बाग बगीचे का पूरी तरह से शौक था, इसी कारण था कि इसने काबुली बाग का निर्माण करवाया था काबुल में। और काबुल और कंधार में इसने सिल्वर के सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के चलवाए, और चांदी के सिक्के काबुल में शाहरुख कॉइन्स के नाम से चलवाए, और कंधार में इसने बाबरी कॉइन्स चलाए यानी कि बाबरी सिक्के। 2 प्रकार के सिक्के चलवाएं, काबुल में शाहरुख सिक्के चलवाएं और कंधार में बाबरी कॉइन्स चलाएं। और शाहरुख सिक्के वहीं तैमूर का बेटा शाहरुख इसी के नाम से चलवाया शाहरुख सिक्के। काबुल की जनता पानीपत के विजय के बाद है जो यहाँ के नागरिकों को, हर एक नागरिक को 1 चांदी के सिक्के देने का वादा कर चुका था बाबर ऐसा करता है और हर एक जनता को चांदी के सिक्के देता है। इससे जनता इससे खुशी होता है और इसे कलंदर की उपाधि दिया जाता है। और कलंदर वहीं एक सूफी संत यानी कि वहाँ की जनता इसे एक सूफी संत मानता था, क्योंकि कोई दानी ही है जो हर जनते में एक चांदी का सिक्का बंटवा सकता है, ऐसा उसकी जनता को मानना था। और कलंदर की उपाधि देता है बाबर को। फर्स्ट कैपिटल बनाता है, पहले राजधानी भारत में मुगलों का बनता है आगरा, और आगरा से बाबर का सफ़र शुरू होता है। बाबर का जीवन शुरू से संघर्ष में था और यही संघर्ष का कारण था कि वो जानता था कि विजय क्या होता है और भारत में अपना पैर जमाना चाहता था और भारत में अपने वंश का विस्तार करना चाहता था। बाद इसका साथ नहीं देने वाले सभी राजाओं को खोजने लगा और सभी राजाओं को खोजने लगा। और सबसे पहले इसने राणा सागा, जिसने वादा किया था कि हम पानीपत की युद्ध में आपकी मदद करेंगे, लेकिन वादे से मुकर गया। सारे राजाएं उन सभी से मिलता है, 40 किलोमीटर दूर आगरा से रहता है, वहाँ जाता है, खानवा में युद्ध का निमंत्रण देता है। 1 साल बाद युद्ध होती है 1527 ईस्वी में, बैटल ऑफ खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जीतता है और राणा सांगा हारता है। राणा सांगा का नेतृत्व कर रहा होता है
महमूद लोदी और मेदिनी राय और बाबर इसी युद्ध में जिहाद का नारा देता है, क्योंकि बाबर जानता था कि राणा सागा, मेदिनी राय और महमूद लोदी जैसे लड़ना आसान नहीं है। और बाबर का भी हौसला टूट चुका था कि इस युद्ध में जीता नहीं जा सकता, जिसके कारण बाबर अपने सैनिकों को हौसला बुलंद करने के लिए जिहाद का नारा देता है और इसका ये रणनीति सफल होता है। बाबर इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है, राणा सांगा को बुरी तरह से पराजित करता है। महमूद लोदी और मेदिनी राय दोनों भाग जाते हैं, लेकिन राणा सांगा को वहीं पर मृत्यु कर हो जाता है, मार दिया जाता है। इसके बाद 1527 से 1528 में बाबर ने अयोध्या का विवाद मस्जिद बनवाया, जो आप लोग जानते हैं बाबरी मस्जिद के नाम से, और ये बाबर का ही सेनापति मीर वाकी द्वारा बनाया गया। और मीर वाकी ताशकंद से आया था, जिसके कारण इसे वाकी ताशकंदी भी बोला जाता है। और अयोध्या का विवादित 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में तोड़ा गया था और उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। बाबर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि वो एक गे था, यानी कि वो सबलैंगिक था और उसका संबंध मीर कासिम से था, और इसीलिए बाबर बोलता था मैं तेरा बाबर तू मेरी बाबरी, और बाबरी शब्द मीर कासिम के लिए ये यूज करता था। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ता है और चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करता है, क्योंकि जब खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें मेदिनी राय साथ देता है राणा सागा का, जिसके कारण बाबर आक्रोशित हो जाता है और एक बार चढ़ाई करने के लिए सोचता है कि मेदिनी राय से मिला जाए और पूछा जाए कि ये क्यों आया था, और मेदिनी राय को पूरी तरह से पराजित करता है। जब 3 शासक मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो बताइए एक शासक क्या करेगा। तो मेदिनी राय का बुरी तरह से पराजय होता है और मेदिनी राय मालवा का शासक था, और मेदिनी राय को जैसे ही पराजित होता है बाबर आदेश देता है कि मेदिनी राय के हरम में जो भी स्त्रियां हैं उसे आगरा ले जाया जाए, लेकिन सारी स्त्रियां उसके सेना के आने से पहले ही आग में कूदकर अपनी आत्मदाह कर देती है। और बाबर पहली बार जौहर देखता है, और जौहर वही है जो आग में कूदकर जान दिया जाता है, जिसे जौहर कहा जाता है। बाबर इससे आक्रोशित होता है और बाबर मेदिनी राय का सर कलम कर देता है और मेदिनी राय के सारे सेनाओं का सर को एकत्रित कर एक मीनार बनाता है, जिससे इसे पूरा सुकून मिलता है। जिस तरह से तैमूर क्रूर था वहीं क्रूरता इसमें भी भरी हुई थी। हर युद्ध के बाद बाबर जश्न मनाता था। इसी युद्ध के जश्न के दौरान ये देखता है रात्रि का भोजन हो रहा था, उसी में देखता है सारी सेनाएं अपने हाथ से भोजन को उठाकर खा रहा था, लेकिन एक सेना खून से लथपथ तलवार से भोजन को उठाकर खा रहा था। बाबर इस पर अपने सेनापति को बुलाकर मीर वकी से पूछता है ये कौन है, तो मीर वकी बताता है कि ये फरीद नाम का सैनिक है और ये अफगानी है, तो कि इस पर अच्छी तरह से नज़र रखो और देखो कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करता। और ये बात फरीद को पता चलता है और फरीद इसके सेना से निकल जाता है, क्योंकि जानता है कि यदि इसके सेना में ज़्यादा दिन रहें तो हमारी आयु भी कम हो जाएगी। इसके कारण फरीद यहाँ से चल जाता है और जाते जाते एक संदेश बोल कर जाता है कि भारत से मुगलों का निकाल फेंकना ही हमारा उद्देश्य है, और 12 साल बाद ऐसा करता भी है। बेलग्रामी के युद्ध में शेषा सूरी जीतता है और हुमायूं को पराजित करता है। इस तरह से अपने बोले हुए शब्द को फरीद नाम का बच्चा जो आगे चलकर शेषा सूरी बनता है, मुगलों को पराजित करता है और सूरी वंश की स्थापना करता है। और जिस तरह से फरीद बाबर की सेनाओं से हटता है, महमूद लोदी के दल में आ जाता है, और महमूद लोदी के दल में आने के बाद जब 1529 ईस्वी में हर एक साल के बाद अपने विरोधियों को कुचल रहा था बाबर, उसी दौरान 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें बाबर का उदय जीतता है और अफगानों को हार होती है। और अफगानों का सेना का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, और महमूद लोदी का यहाँ पर मृत्यु होती है। लेकिन भूला जाता है, इतिहासकारों का कहना होता है कि महमूद लोदी ने भी इसे बुरी तरह से परास्त कर दिया था और
इसे बुरी तरह से घायल किया, जिसके कारण घायल होने के कारण इसकी स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हुई और 1 साल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। सभी इतिहासकारों का अलग-अलग मानना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर इब्राहिम लोदी की माता द्वारा जहर दे दी गई, इसके कारण बाबर की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार का कहना है कि इसका बेटा हुमायूं था, इसकी सेहत खराब रहा करती थी और सेहत अच्छी रहने के दुआ करता है ईश्वर से और कहता है अल्लाह मेरे बच्चे का उम्र बचा ले और मेरी उम्र ले ले। इस पर अल्लाह है जो इसकी उम्र ले लेता है, ऐसा भी कहना है। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि इसका कब्र है जो काबुल में दफनाया जाए और इसकी इच्छा का फरमान भी पूरा किया जाता है। इसका पहला जो कब्र बनता है वो आगरा के आराम बाग में बनता है और इसके बाद आगरा के आराम बाग से इसके कब्र के ताबूत को हटा निकाला जाता है और काबुल में दफनाया जाता है। इस तरह से इसके कब्र को काबुल में ट्रांसफ़र किया जाता है, काबुल ले जाया जाता है और इसने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखा अपने नाम, तुजुक ए बाबरी के नाम से अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसका भाषा था तुर्की, जिसे चगताई भाषा भी बोला जाता। अकबर ने तुजुक ए बाबरी को ट्रांसलेट करवाया फ़ारसी भाषा में और अकबर के ही नवरत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसके द्वारा तुजुक ए बाबरी को फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया। बाबर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था कृष्णदेवराय और बाबर कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मानता है और कृष्णदेवराय तुगलक वंश का शासक था और विजयनगर साम्राज्य का शासक था। कृष्णदेवराय और तुगलक डायनेस्टी 1505 से 1565 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं, बाबर का यहाँ शासनकाल खत्म होता है और इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं का शासनकाल किस तरह से स्टार्ट होता है। तो चलिए वीडियो में दीजिए विदा, जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।